नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी समस्त सारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता जानते हैं कि सारा श्री सुब्रत रॉय 8 मई, 10 मई और 11 मई 2021 को सारा के भुगतान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले थे। लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले ही सारा श्री सुब्रत रॉय की तरफ से एक मैसेज के द्वारा जानकारी दे दी जाती है कि सारा श्री सुब्रत रॉय 7 मई 2021 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न करके सहारा के समस्त टीवी चैनलों पर आप सभी को भुगतान को लेकर संबोधन करने वाले हैं। और उन्होंने आज ठीक सुबह 10 बजे सहारा के तमाम टीवी चैनलों पर आकर संबोधन भी किया, जिसमें उन्होंने भुगतान को लेकर मिलने वाली तमाम परेशानियों को आप सभी के सामने रखा और साथ ही सहारा से भी अकाउंट में जमा 24,000 करोड़ रुपए की भी जानकारी दी। जिसके बाद अब सहारा परिवार की तरफ से एक ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में सारा श्री जी की तरफ से क्या आपको मैसेज दिया गया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वीडियो के द्वारा सारा श्री जी के एक और संदेश के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये लेटर बहुत लंबा है, पूरे 5 पेज का है, जिसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इस लेटर में मेन बातों को आपके सामने इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। यदि आप इस लेटर को पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके भी आप इस लेटर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लेटर के मुख्य बातों के बारे में। सेवा में पैरा बैंकिंग डिवीजन के समस्त टेरिटरी मंडल, एरिया जोनल एडवाइजर बोर्ड के सदस्य, रीजनल प्रमुख, रीजनल डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य, सेक्टर, ब्रांच एवं फ्रेंचाइजी प्रमुख हेतु महोदय प्रस्तुत पत्र के साथ आज सारा टीवी पर प्रसारित पूजनीय सारा श्री जी के संबोधन को ट्रांसक्राइब करके हूबहू पूरा अंश आपको इस आशय के साथ भेजा जा रहा है कि आप उक्त ट्रांसक्राइब प्रति को ठीक से पढ़कर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर सके। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि पूजनीय सारा श्री जी यह चाहते हैं कि आप उक्त पत्र का गहन अध्ययन कर अपने प्रश्नों के साथ प्रस्तावित मीटिंग में बैठे। पत्र आप सभी के सादर सूचार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है। सारा प्रणाम। मार्क फिना कम्युनिकेशन सेल द्वारा जारी। उपरोक्त अनुसार 4 पेज का ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, मेरे सम्मानित निवेशकर्ता साथीगण, सर्वप्रथम यह कामना करता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना महामारी के इस दूसरे कठिन दौर में आपका जीवन पूर्णतः सुरक्षित रहे और आप सपरिवार स्वस्थ रहे। हमारा और आपका 43 वर्षों का लंबा साथ है। आपके साथ हमारे रिश्ते केवल व्यवसाय के नहीं बल्कि पारस्परिक विश्वास और भावनाओं के भी है। हमने आप निवेशकर्ताओं साथियों के हितों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम हमेशा चाहते रहे हैं कि आपका देय भुगतान समय पर हो, जैसा कि हम करते भी रहे हैं, और आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन पूरी सदस्यता के बावजूद कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक हम विजय होंगे, यानी अपनी व्यवस्थाएं को दुरुस्त कर लेंगे, जिससे आप साथियों को पूर्ण भुगतान करने की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम मानकर चल रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर का जो प्रभाव था वह समाप्त हो जाएगा और हमारी व्यावसायिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। अपने इसी अनुमान के आधार पर हमने सारी व्यावसायिक योजनाओं इस तरह से आगे बढ़ाई थी ताकि हम सभी साथियों का भुगतान जल्दी से जल्दी कर सके, मगर यह संभव नहीं हुआ और आज 31 मार्च के बाद मैं दोषी होने का कटघरे में खड़ा हूँ। लेकिन मैं पूरी तरह सोच समझकर कहना चाहता हूं कि मैं और संस्था का प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम दोषी नहीं हैं, हमने कतई कोई गलती नहीं हुई है। आप इस बात को जरूर समझेंगे और मानेंगे जब आप मेरी सभी बातों को सुन लेंगे। दरअसल हम यह अनुमान नहीं लगा सके, हम नहीं दुनिया भर में कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी भयंकर होगी और हमारी सारी योजनाओं का बुरी तरह से ध्वस्त कर देगी। दूसरी बार अमेरिका में करीब नवंबर 2020 से शुरू हुई। अगर भयावह कोरोना की यह दूसरी मार नहीं पड़ती तो न केवल अपनी व्यावसायिक योजनाओं को हम आगे बढ़ा चुके होते, बल्कि अपने निवेशक साथियों का भुगतान करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे होते। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हमारे सारे के सारे 8
व्यावसायिक स्रोत विदेश से जुड़े हुए हैं। अमेरिका एवं कई अन्य देशों में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आने पर दीर्घकालिक लॉकडाउन हो गया। सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई, तमाम प्रगति रुक गई। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत से बनते हुए काम छोटे छोटे विघ्न बाधाओं पर रुक जा रहे हैं। ये विघ्न बाधाएं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मुख्यतः कोरोना के कारण ही पैदा हो रही है। यानी विघ्न बाधाओं का कारण किसी न किसी रूप से कोरोना से जुड़ा हुआ है। पिछले महीने में हमारे सामने कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा हुई, इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। एक मामले में विदेश से रुपये 14,700 करोड़ की राशि सहारा के लिए भारत आ चुकी है, मगर एक बहुत ही छोटी मामले में मुंबई में एक निचली अदालत में मामला फंस गया बिना मतलब के। मुंबई में कोरोना से लॉकडाउन के चलते निचली अदालत कभी कभी 4 घंटे के लिए खुल रही है, मगर उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केवल जमानत एवं रिमांड के मामले ही सुनवाई की जा रही है। अब उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी की गई है, मगर मुंबई उच्च न्यायालय 6 मई से 7 जून तक बंद रहेगा। ग्रीष्म काल के कारण 1 महीने के लिए उच्च न्यायालय में नहीं पहुंचा जा सकते। 7 दिन को जब उच्च न्यायालय खुलेगा तो यह मामला सुनवाई के लिए ले जाएगा और शर्तिया 1 महीने में सुलझ जाएगा और इसके बाद 15 दिन के अंदर यह रकम हम सब तक पहुंच जानी चाहिए, बशर्ते कोरोना और खेल ना खेले। इसी तरह करीब 4 महीने से एक खास व्यावसायिक स्रोत इजराइल सरकार के पास फंसा हुआ है। कभी वहां से कोई नहीं आ रहा था और कभी वहां से कोई नहीं जा रहा था। एक बार तो सब इकट्ठे भी हो गए थे, मगर कुछ ज़रूरी सामग्रियां फंस गई थी जो वहां से लॉकडाउन के चलते समय पर नहीं आ पाई और संबंधित व्यक्ति का वापस लौटना पड़ा। इस व्यावसायिक स्रोत से हमें 70,000 करोड़ रुपए पाने हैं। और तो और अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो व्यावसायिक सौदा होना था वह भी रुक गया है। कुछ अमेरिकन साथियों का भारत आकर इस व्यावसायिक मसले का अंतिम रूप देना था, मगर ये अमेरिकन साथी अब नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने 4 मई से भारत से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को ज़रूर मान लीजिए कि छोटी छोटी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है। बहुत कुछ होते हुए भी हमारे हाथ में नहीं होता। ग्रह नक्षत्र भी अपना खेल खेलते हैं। इस सब के बावजूद हम अपनी व्यवस्थाओं को पटड़ी पर लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कार्यों में प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर निश्चित होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएगा। परंतु इस निश्चितकालीन के साथ कि कोरोना दुनिया में खासकर अमेरिका, भारतवर्ष और कुछ देशों में फिर से विकराल रूप का धारण न करें। आप सभी की शुभकामनाओं एवं ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जुलाई अगस्त सितंबर के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है और सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें करने ही हैं। हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबहा नहीं है। मुझे इस प्रश्न में बहुत पूछा जा रहा है कि सारा सेबी अकाउंट में करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा है, उसका क्या हो रहा है, जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल रुपए 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष के 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों को अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र रुपए 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपने आवेदन दिनांक 2/7/2018 तक सेबी करेंगे उन्हीं का भुगतान सेबी करेगी। आखिर यह भुगतान सारा के द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः यह डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ रुपए की यह रकम सारा में ही वापस आनी है और हम यह मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर से पैसे की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीने में हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली है, जबकि हमारे काफ़ी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड हेतु लंबित है। यहाँ भी तारीख न मिलने का मुख्य कारण कोरोना ही है। आप सभी को यह अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारी की अपेक्षा 3 गुना संपत्तियां हैं और आमतौर पर यह सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिनकी वजह से इनका सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल पा रहा है, खासकर कोरोना के वित्तीय परिस्थिति के वजह से। और यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 या 1/3 दाम में खरीदना चाह रहा है। व्यवसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां हैं उसे डेवलप करके टुकड़ों टुकड़ों में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी को एप्रिसिएटेड वैल्यू मिलती है। और रियल एस्टेट में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस ज़मीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लानिंग अथवा कंस्ट्रक्शन करके अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमबी वैली में करीब 100 एकड़ ज़मीन है। यदि इसे डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो ज़मीन के दाम की अपेक्षा सिर्फ मुनाफा ही 100 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। साथ ही बेचने से कोई फायदा सम्मानित निवेशकर्ताओं को भी नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने के प्राप्त होने वाली संपत्ति धनराशि को सारा सेबी अकाउंट में जमा कराना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भी भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपका मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी फील्ड प्रबंधक को दे दे और यह कार्यकर्ता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं कि इस दौर में कतई लापरवाही न बरतें। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में बहुत ज़्यादा खतरनाक और मारक है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हवा के जरिए भी संक्रमण फैल रहा है। ऐसी सूरत में अपनी सुरक्षा संबंधित हर उपाय अपनाने और ज़रूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको स्पष्ट और सख्त सलाह दे रहा हूं कि थोड़े से भी लक्ष्य प्राप्त हो तो टेस्ट करवाने में विलंब न करें। जांच के बाद अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए और स्कैन कराइए। इससे फेफड़ों में असर का पता चल जाएगा। साथ ही खून की जांच जरूर कराइए, जिसमें करीब 7 प्रकार की जांच होती है। उन जांच से पता चलेगा कि खून में पतला करने की दवा देनी है या नहीं, और देनी है तो कितनी मात्रा में देनी है। साथ ही यह भी पता चलेगा कि स्टेरॉइड देना है कि नहीं, और देना है तो कितना देना है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन वगैरह की कमी से मर रहे हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा लोग समय से स्कैन और खून की जांच नहीं हो पाने के कारण मर रहे हैं। यानी उस समय खून की पतला करने की दवा या स्टेरॉइड नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय सबको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कड़ाई से अमल करने की ज़रूरत है। अगर आपका डॉक्टर नहीं समझता है या नहीं सुनता है तो उस पर सख्ती से दबाव डालें और जांच कराएं, ताकि उसके हिसाब से उचित इलाज तय हो सके। मैं ऊपर वाले से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साथीगण कोरोना की मार से बचें और सकुशल बने रहें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके धरोहर सुरक्षित हैं और आप अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें। हम शीघ्र ही इन स्थितियों से उबर जाएंगे। दिनांक 31 मार्च के बाद आप सभी तक पहुंचने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। इसका कारण यह था कि मैं स्वयं बुरी तरह से कोरोना से ग्रसित हो गया था। मुझे यह भी समाचार मिला था कि कार्यकर्ता एवं सम्मानित निवेशकर्ता के परिजन भी इस महामारी के कारण आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पुनः आप सभी को बड़ों का मेरा प्यार और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। सहारा प्रणाम। तो दोस्तों, ये थी वो मुख्य बातें
जिनमें सहारा के भुगतान को लेकर हो रही परेशानी के बारे में सहारा श्री सुब्रत रॉय ने आप सभी को जानकारी दी है। यदि आपको भी भुगतान मिलने में भारी परेशानी हो रही है या जमाकर्ता कार्यकर्ता को परेशान कर रहा है या कार्यकर्ता जमाकर्ता की बातें नहीं सुन रहे हैं, तो इसके बारे में आप अपने विचार ब्रांच के रीजनल प्रमुख या रीजनल डेवलपमेंट के सदस्य के सामने रख सकते हैं तथा अपने संयम में रहकर दुआ करें कि सारा परिवार इस परेशानी से जल्दी निकल सके और आप सभी का भुगतान ब्याज सहित आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी कामना के साथ आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।